बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुशामदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का मौजू बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ सफ़र की, कुछ जद्दोजहद की और कुछ हम बात करेंगे कि ज़िंदगी की कुछ असूल ऐसे हैं जो अगर हम अपना लें तो हम ज़िंदगी में न सिर्फ ख़ुद के लिए बहुत बेहतरी ला सकते हैं बल्कि अपने माशरे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, कुछ सफ़र इस तरह के होते हैं जो न सिर्फ आप जो हैं आपकी शख्सियत, आपकी इक़दार और आपकी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। होता क्या है कि जब हम बाज़ औक़ात अपने मुल्क से दूर जाते हैं, अपनी सरज़मीन से दूर जाते हैं, किसी और सरज़मीन में अपना घर बसाते हैं, अपनी सोच को वहाँ पर एक नई डेवलपमेंट देते हैं, एक नई जगह पर हम समझते हैं कि नया आसमान है, नई सरज़मीन है और नया माशरा है और नई इक़दार और ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है और वहाँ पर हमें होते हैं मुश्किलात का जो है सामना और उनका हल जो है हमें ख़ुद तलाश करना पड़ता है। तो आज का जो मौजू है वो इन तमाम चीज़ों के गिर्द घूमेगा। आज की गुफ्तगू जो है वो घूमेगी, गर्दिश करेगी इस एक फ़िक्र के गिर्द के जो ख़ानदान है वो कितने ज़रूरी हैं और ख़ानदान में जो बच्चे पल रहे हैं वो आप उनको ख़ानदान में बच्चे पाल रहे हैं या उनकी परवरिश कर रहे हैं सिर्फ ख़ानदान के लिए या माशरे के लिए। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि बच्चों को माशरे के लिए कितना फ़ाल बनाया जा सकता है, बेहतरीन पेरेंट्स जो है किस तरह बना जा सकता है। पेरेंट्स के किरदार पर आज हम बात करेंगे, टीचर्स की ज़िम्मेदारी पर आज हम बात करेंगे कि जो तालीम है, ख़वातीन हैं वो माशाल्लाह तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो माएँ हैं, वो मुस्तक़बिल की माएँ हैं और अगर वो देखें अपने बच्चों को कि किस तरह उनके जो बच्चे हैं वो माशरे के लिए बेहतरीन और कारआमद साबित हो सकते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टीचर भी जो है उतना ही ज़रूरी है। तालीम जो है वो देखना है कि उस्ताद की नज़र में किताबों तक महदूद है या फिर आप उसकी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी ही इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं। ये तमाम फैक्टर्स है जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे दो मौज़िज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे हमारे साथ शेयर करेंगे। बेहतरीन कपल हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, बैरून मुल्क में अपने काम को भी बेहतरीन तवाज़ुन के साथ, बैलेंस के साथ जो है लेकर चल रहे हैं और अपने बच्चों की प्रायोरिटीज़ जो उनकी बच्चों की परवरिश है उसको प्रायोरिटी पर रख कर वो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। तो ये बात होगी आज के इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में न सिर्फ आपके लिए बहुत कुछ सोचने के लिए हम छोड़ेंगे बल्कि आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अपने दो मौजूद मेहमानों को। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आपका जाना पहचाना चेहरा फ़ाखरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फ़ाखरा? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फ़ाखरा आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ सुहेल वहीद और सुहेल वहीद जी भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। माशाल्लाह ये कपल जो है सक्सेसफुल कपल है हमारे साथ आज मौजूद है। इनसे हम बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छे से सवाल करेंगे कि बेहतरीन बैलेंस्ड लाइफ जो है वो किस तरह गुजारी जाए और सबसे बढ़कर बेहतरीन पेरेंट्स जो है वो किस तरह बना जाए। अब चलते हैं हम किचन कॉर्नर में और किचन कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी मदीहा को वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं आज वो क्या ज़बरदस्त बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक। मदीहा आज क्या ज़बरदस्त सा बना रही हैं आप हम सब आज के लिए? मैं बर्गर्स ही बनाऊंगी लेकिन एक इंतहाई इजी और डिफरेंट वे में जिसमें आपको एक हेल्दी स्नैक मिलेगा, वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है। सो डू ट्राई, झटपट बनेगा, मज़ेदार बनेगा, बच्चे ज़रूर लाइक करेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 मसाले मैं ऐड करने जा रही हूँ, नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑरिगेनो और वेजिटेबल में जाएंगी शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज और चिकन है, थोड़ी सी केचप है, मायोनीज़ है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस है। सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट से हम मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएंगे। ज़बरदस्त मदीहा, आपकी इस रेसिपी का हम वेट करेंगे और ज़रूर आपको भी फीडबैक देंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे गेस्ट से और पूछ सकते हैं इनसे कोई भी अच्छा सा सवाल। जी फ़ाखरा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बात हो रही है कि आप एक माशाल्लाह टीचर भी हैं, मदर भी हैं और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में भी आप इन्वॉल्व हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन फील्ड्स को आपने बड़े अच्छे से संभाला हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, कहाँ से सफ़र शुरू किया? क्योंकि सफ़र को शुरू करना और फिर उसको आगे लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मरियम। मेरा नाम फ़ाखरा बतूल है। इट्स बीन मोर देन 10 years आई एम इन द टीचिंग फील्ड और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी टीचिंग की 2005 में जब मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया था और तब यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के फ़ौरन बाद मुझे टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिली। एक यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब की, उसके बाद शादी हो गई तो देन आई रिज़ाइंड
and I came here in the UK. And I'm a mother of 3 kids, जिसमें 2 teenagers भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एक toddler है. तो एज अ मदर टीनेजर्स और टॉडलर्स दोनों के चैलेंजेस हैं. और जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना मैं लाइफ को एक्सप्लोर करूँगी, टीचिंग फील्ड को इतना एक्सप्लोर करूँगी. अल्लाह ताला इतना इस जर्नी में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि मैं एक दिन इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाते पढ़ाते इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच जाऊँगी और यूके के स्कूल्स में जाके टीचिंग करूँगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन long journey, but I have learned a lot because teaching is ongoing learning and it's totally fun for me. आजकल के दौर में हर कोई टीचर नहीं बन सकता. ये आपने कैसे फील्ड चूज़ की? इसमें आपका कोई इंटरेस्ट था या आपको बचपन से शौक था या घर से आपको कोई इंस्पिरेशन मिली? That's a very good question. मुझे लगता है obviously my mother was a teacher. अभी रिसेंटली वो रिटायर्ड हुई हैं. मेरी दादो भी अपने स्कूल की जो थी हेड थी माशाल्लाह. तो टीचिंग शायद इनहेरिटेडली मेरे अंदर आई और मुझे ख़ुद भी शौक़ था. और जैसे ही मैंने अपना टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया तो मुझे फ़ील हुआ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस आप में होना चाहिए. और पेशेंस के साथ साथ एक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करनी है, आपको ख़ुद भी लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है और आपको ऐसी चीज़ों को इनकलकेट करना है अपने स्टूडेंट्स में जो एज अ सोसाइटी कल को वो एक अच्छे फ़र्द बन सकें और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें. तो ओवरऑल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि कोर्स वर्क के साथ साथ हमें उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम करना है. ज़बरदस्त. अच्छा, आपने 2 माशाल्लाह डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया, पाकिस्तान और यूके की हम बात करते हैं. क्या मेन डिफरेंस है जो आप फील करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में अच्छी हैं और या हमारे मुल्क में होनी चाहिए जो यहाँ पर अच्छी? टू बी ऑनेस्ट मैंने पाकिस्तान के बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूशंस में काम किया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंटरनेशनल स्कूल्स में भी. एंड देन आई एम वर्किंग हियर इन द यूके. बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे एजुकेशन सिस्टम के, जो कि कुछ लेसन प्लानिंग, कुछ चीज़ें जो अभी तक यहाँ आके मेरे बहुत काम आई. बट जो मेन मैं अगर डिफरेंस की बात करूँ ना तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो सेफ़ गार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे सिलेबस पे काम नहीं करते. हम बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उसकी सोशल, इमोशनल, फ़िज़िकल हेल्थ पे, हर चीज़ पे काम करते हैं. उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं. मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सिलेबस कवर कराना है, एक वो रट्टा सिस्टम और ये चीज़ें. हाँ, पाकिस्तान में भी आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो लोग हमारे समेत इंटरनेशनली अच्छी जॉब्स कर रहे हैं वो स्किल बेस्ड हैं. बेसिकली वो इतनी ज़्यादा डिग्री बेस्ड नहीं होती. डिग्री आपको स्पेसिफिकली कुछ इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है, बट बेसिकली जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी ना, आप अपने आप को उस तरह से मनवा नहीं सकते, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. तो मेरे ख़्याल में हमें सिलेबस के साथ साथ पाकिस्तान में चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए. और उसके साथ साथ जो यहाँ मुझे दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो सेफ़ गार्डिंग है. यू नो कि हमें यहाँ तो हम छोटा सा बिज़नेस करते हैं, स्कूल में जाते हैं, इवन कोई छोटी सी पोजीशन पे भी कोई एम्प्लॉय आता है तो सबसे पहले उसकी सेफ़ गार्डिंग ट्रेनिंग होती है. बिकॉज द पर्पज़ इज़ कि बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी इट्स वे मोर इम्पोर्टेंट दैन एजुकेशन. सबसे पहले द थिंग इज़ योर चाइल्ड शुड बी सेफ़. he or she should be safe at home, in school. तो स्कूल्स में सबसे पहला एलिमेंट कि अगर बच्चा उसमें सेफ़ है, उस एनवायरनमेंट में, इमोशनली, फिज़िकली, सोशली, हर तरह से, देन ही कैन लर्न इन अ बेटर वे. तो ये चीज़ मैं ख़ुद भी चाहती हूँ. इवन कभी कभी मैं और सोहेल सोचते हैं कि हम जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो एक अच्छा स्कूल सेटअप हम वहाँ ज़रूर बिल्डअप करेंगे जहाँ पे मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ साथ स्पेशल नीड बच्चों की भी जो ज़रूरियात है उनको केटर किया जा सके और साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और स्किल बेस्ड लर्निंग भी हो इंस्टेड ऑफ सिलेबस लर्निंग. ज़बरदस्त जी. यही एक तो जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ का आपका एक्सपीरियंस होता है तो उसमें आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप पिक करते हैं जिससे आप कोई नई चीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है बड़ी तरक्की हो सकती है जो पाकिस्तान में अगर इस तरह की कोई चीज़ें हम डेवलप कर सकें और उसकी तरक्की का हिस्सा बन सकें. आपसे मैं पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह आप वकील हैं बाय प्रोफेशन और बाय प्रोफेशन आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी हैं, टीचर हैं आप भी. आपका कैसा, ये दोनों प्रोफेशन हैं आपके बड़े डिफरेंट, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा जर्नी रहा और कैसे आपने अपने इसको परस्यू किया, इस टीचिंग करियर को? थैंक यू मरियम. बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है. आप जब पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट करके आते हैं तो
everything flips upside down. جی آپ کو یہاں کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈے ون سے وہی کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ پاکستان میں کر رہے تھے. آئی بین انٹرپرینور تھرو آؤٹ مائی لائف. میں نے فیملی بزنس رن کیا ہے, مڈل ایسٹ میں بزنس کیے ہیں. آئی بین اے لائر ان پاکستان. لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے اس کے لیے سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. تو ٹو میٹ یور ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. تو اس میں یہ ہوا کہ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. ٹو بی آنیسٹ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچر بن سکتا ہوں, جیسے فاقرہ سیڈ ارلیئر, کہ اس کے لیے بہت پیشنس, ایگزیکٹلی یہ پیشنس جو ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے اندر ہے. جب بنا اور مجھے ایکسپلور تو بہت اچھا لگا. اور اس چیز کو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے یہاں ہر چیز کی ٹریننگ جو پراپر پرووائڈ کی جاتی ہے وہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس اور وہ پیشنس وہ لے آتی ہے, جس کے بعد آپ ایک اچھا فارم کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے سیف گارڈنگ انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر کسی کی جو ہے اس کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں یہی کہوں گا کہ بس جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو یہ مائنڈ بنا کے آنا چاہیے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس کو ایز اے پازیٹیو اپرچونیٹی لیجیے. آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے, آپ کو اپنے بارے میں اور چیزیں پتہ چلیں گی, اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گا تھرو آؤٹ یور لائف. لیکن جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, لیکن جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن نیکسٹ جو ہے ان کو یہاں پر آ کر کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا چاہیے؟ پازیٹیو وے میں تو کرنا چاہیے, اور کس طریقے سے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وہ آپ نے مثال ہم نے سب نے پڑھی ہوئی ہے, وین ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. تو یہی بس اس اپنے آپ کو ڈھال لے, پہلے سے سوچ کے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سب کچھ آپ کے مطابق نہیں ہوگا. پاکستان میں آپ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے, آپ انٹرپرینور ہیں, امپلائر ہیں. یہاں آپ کو امپلائی سے شروع کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سبارڈینیٹ کیسے سوچتا ہے, اس نے کیسے بیہیو کرنا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ جب پہلی جاب میری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سب امپلائیز کو ایک فیک بریک مل رہا ہے 10 منٹ کا آفٹر 2-3 آورس. تو میں نے سوچا ہماری فیکٹری میں پاکستان میں جو امپلائیز ہیں انہیں چھپ کے بریک لینا پڑتا ہے, وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. تو میں نے فوراً پہلے کام جو کیا, بھائی کو کال کی کہ آپ نے یہ الاؤ کریں فیک بریک, یہ اچھی ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے وہ چھپ کے یہ کام کریں, وہ ریلیکس کریں گے تو زیادہ پروڈکٹیوٹی شو کر سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ سبارڈینیٹ بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سبارڈینیٹ کیسے سوچتا ہے, ایک امپلائی کیسے سوچتا ہے. تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے پھر ٹو ایکٹ ایز این امپلائر ایز ویل. زبردست, بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم سیکھتے ہیں کوئی بات اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں تو میرا خیال ہے سسٹم میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں. اسپیشل نیڈس بچوں کی بات کی آپ نے فاقرہ, اسپیشل نیڈس کے بچے, سب سے پہلے تو میں ان پیرنٹس کو بھی اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں وہ بچے. ان کے لیے پیشنس لیول بھی بہت ضروری ہے, اتنا ہی جتنا ٹیچرز کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہیں ارلی اسٹیج پہ کس وقت ہم ان کی سمٹمس کو پک کر لیں؟ کیونکہ سم ٹائم جو ہمارا کلچر ہے یا ہم پاکستان کے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ بچہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہاں پر بہت زیادہ, جیسے آپ نے سیف گارڈنگ کی بات کی ہے, کہ بہت خیال رکھا جاتا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر کہ کون سا بچہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس اسٹیج پر پیرنٹس جو ہے ان کو آبزرو کرنا چاہیے بچے کو کہ ارلی اسٹیج پہ بچے کو اسپیشل نیڈ بچہ ہے اس کو ضرورت ہے ہیلپ اور سپورٹ کی؟ تھینک یو مریم, بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں اتنے سارے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن کو کور کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو, بٹ آئی کین اسٹارٹ. کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی اسپیچ ڈیلے ہے لانگ ٹائم تک, لائک اٹس ناٹ 3-4 ایئرس, بٹ اگر 4 ایئرس کے بعد بھی آپ کا بچہ بہت ڈیلے سے بات کر رہا ہے, یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ باقی بچوں کی طرح اس کی موومنٹس, اس کی کمیونیکیشن اسکلز, اس کے ایکسپریشنز, ایموشنز, وہ ایموشنلی ڈسٹرب فیل ہوتا ہے, یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو آپ نے ایزی نہیں لینا. یو ہیو ٹو ڈسکس ود اے پروفیشنل. اینڈ پیرنٹس اور اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے ایک بات میں بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ یوزلی SEN چائلڈ جو اسپیشل نیڈس بچے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہیں یا یہ ان میں ابیلٹیز نہیں ہیں. بیسیکلی ان میں بہت زیادہ ابیلٹیز ہوتی ہیں, بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پوٹینشیل رکھی ہوتی ہے, لائک لوٹس آف مائی اسٹوڈنٹس آئی کین سی وہ بہت ساری چیزوں میں میرے سے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں بہت ارلی ایج میں, بٹ دا تھنگ از دے لرن ان اے ڈفرنٹ وے, ان اے اسپیسیفک وے. سو وی کین گائڈ دیم, وی کین سپورٹ دیم, اینڈ ود آر گائیڈنس اینڈ سپورٹ اینڈ ود اسپیسیفک ریسورسز دے کین لرن ان اے بیٹر وے. Sometimes they learn slowly, sometimes they pick things quickly, but the process is how we teach them. Right. So unfortunately ہمارے یہاں
इस बेस पे SCN बेस पे स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें बहुत कम है, और यहाँ पे ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है, इतने ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, ADHD बच्चे नज़र आते हैं, और अब मुझे ये फ़ील होता है कि बेसिकली यहाँ पे ये केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसका डायग्नोसिस नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से बच्चे को ADHD होगा, कौन सा बच्चा ऑटिस्टिक होगा, और बेसिकली इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स नॉट देयर पेरेंट्स फॉल्ट। हमें उनके पेरेंट्स को भी एज एन एडल्ट सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी लाइफ में इजीनेस, कुछ ना कुछ आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर तक, हमारे यहाँ पता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के साथ ये चीज़ शेयर करना कि मेरा बच्चा, उसकी लर्निंग स्लो है, आई डोंट वांट टू डिस्कस विद द डॉक्टर। एग्जैक्टली। तो ये इतनी बड़ी हेजिटेशन है जो मैंने अपनी सोसाइटी में फ़ील की है। खुदारा आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के पूरी दुनिया में आप माँ और बाप हैं, और आपके अलावा इमोशनली उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी फ़िज़िकल नीड्स कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और ना ही कोई उसकी उस तरह से फ़िक्र करेगा कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाए और डायग्नोस कराए, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कराइए, उसको स्पेशल रिसोर्सेज या प्रोटोकॉल प्रोवाइड करे। यू आर द वन जिसको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया एज अ पेरेंट, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसके लिए आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करना है करें, लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, उसके साथ काम करें, उसके साथ एम्पैथी शो करें, काइंडनेस शो करें, और मे बी उन बच्चों से ज़्यादा उसको थोड़ी सी तवज्जो दें जो इंडिपेंडेंट हैं, दे कैन लर्न क्विकली, दे सो वी कैन ऐड अ पॉजिटिव थिंग इन आवर सोसाइटी। और यही बच्चे, मतलब आप देखें कि यहाँ इस सोसाइटी में मेरा दिल बहुत खुश होता है कि हर बंदा इंडिपेंडेंट है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, दे आर अर्निंग मनी, डजेंट मैटर कि उनमें अगर एक चीज़ कम है तो कुछ ना कुछ उनको एजुकेशन के थ्रू सपोर्ट दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उनको फिर हम मजबूर कर देते हैं, उनको भीख मांगना पड़ती है, और हम तरस खाते हैं। मुझे अपनी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत मैं अगर कहूँ कि नापसंदीदा है तो बिल्कुल ठीक होगा कि हम उनके पेरेंट्स को भी इस तरह से पिटिएबल सा बना देते हैं, और उस बच्चे को भी हम तरस खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सिर्फ अल्लाह की तकसीम है, और हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए, और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी। अच्छा, ये जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, इनको जब आप स्कूल में देखते हैं, टीचर्स आते हैं, तो सबसे पहले आप लोग उनकी लिसनिंग पे काम करते हैं, उनके वर्बल, उनके बोलने पे, किस चीज़ पे आप लोग काम करते हैं? इट डिपेंड्स कि कौन से बच्चे की कौन सी नीड है। यूजुअली इन बच्चों की यहाँ पे तो आपको पता है मिडवाइफ शुरू से आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है, तो एक EHCP प्लान हम लोग बनाते हैं जिसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, काउंसिल इन्वॉल्व होती है, GP इन्वॉल्व होता है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है, हेड्स इन्वॉल्व होती हैं। उस हिसाब से उनके वो हेल्थ EHCP प्लान को देखते हुए सारी चीज़ें हमने लेसन प्लानिंग करनी होती है, ताकि उनकी नीड्स को कैटर किया जाए। यहाँ पे द थिंग इज़ के हमने कोर्स कवर नहीं करना। समटाइम्स ईयर 6 का बच्चा जो है वो मेंटली वो ईयर 1 में स्टैंड कर रहा होता है, ये ईयर 2 के सिलेबस में फॉल कर रहा होता है, तो उसके लिए लेसन प्लानिंग हमने ईयर 2 के लेवल के बच्चे की करनी होती है। गो कि वो फिजिकली ग्रो कर रहा होता है, बट मेंटली उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो या उसकी लर्निंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो जो भी उसकी नीड्स हैं उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ADHD के जो बच्चे हैं यूजुअली उनके लिए वो टिक के बैठना बहुत मुहाल होता है। आप ये देखेंगे हमारे यहाँ हम बहुत जल्दी बच्चे को वो कर देते हैं कि ये बच्चा टिक के नहीं बैठता, बिल्कुल ऐसे। ये बच्चा कोई मिमिक करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हमने कभी इन चीज़ों को सोचा ही नहीं है कि ये फिजिकल ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, और इसको ट्रीट करवाना चाहिए, इस पे आपको काम करना चाहिए एज अ वालिदैन। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो आप की एज ए इंस्ट्रक्टर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, कैरेक्टर स्किल्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, या लर्निंग स्किल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लर्निंग स्किल एवरी एज, हर किस्म के लोग जो है वो ड्राइविंग डेफिनेटली सीखते हैं, तो आप समझते हैं कि जो लेटर एज के लोग हैं अगर उनको ड्राइविंग जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर से रिकवर करते हैं, ज़्यादा देर से लर्न करते हैं? आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने स्पेशली ये, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक सिखाता हूँ तो मोस्टली लेडीज़ होती हैं जो हमारी क्लाइंट होती हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि जो यंग गर्ल्स होती हैं वो बहुत जल्दी पिक कर रही होती हैं, जबकि जो मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, वो थोड़ा टाइम लेती हैं। लेकिन इसका क्या वजह है? और उसकी बात ये है कि जो यंग गर्ल्स हैं वो बड़ी रैश ड्राइविंग भी समटाइम करते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। गर्ल्स में उसमें ये होता है कि वो एज फैक्टर थोड़ा सा होता है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट रेशियो भी जो होती है यंग ड्राइवर्स में जो पास करते हैं तो उनकी ज़्यादा है रादर दैन तो बात करनी उसमें यही है कि जो
लेडीज़ हैं, जो मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, मैं ये बात कर रहा था कि वो अक्सर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैक एंड पे उनके चल रही होती है ना, और मैं आई वांट टू सैल्यूट द लेडीज़, आप हैं, फ़ाकरा हैं, जो बीवियाँ हैं, बहनें हैं, बात यही है कि इन्होंने हर चीज़ को लेके चलना होता है। तो वो ड्राइव भी कर रही होती है तो बैक होम उनके एंड पे चल रहा है, बच्चे को स्कूल से पिक कर लिया होगा कि नहीं कर रहा होता, ये बहुत बड़ी बात है। आप लेडीज़ जो काम करती हैं, मैं कहता हूँ हम मर्द उतना सोच भी नहीं सकते, तो इस वजह से शायद वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। अदरवाइज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एज इंटेलिजेंट एज जैसे हम मर्द अपने आप को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क है। लेकिन यंग का ये होता है कि उन पर शायद कोई जिम्मेदारी नहीं होती और इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रैश ड्राइविंग में की तरफ जाते हैं, फ्रेंड्स का जोश और सारा, जबकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद थोड़ी उस टाइम कम होती है। तो इससे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ हमारी मदीहा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मदीहा, आपसे पूछेंगे आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची? जी, मैंने चिकन रेडी किया है। होप सो आपने देखा होगा मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया है। चिकन को अब मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है, ऑलमोस्ट कुक है। अब मैं एक अलग से पैन लिया है, इसमें बटर लूँगी, इसमें एक छोटा प्याज जाएगा, थोड़ी सी शिमला मिर्च जाएगी और थोड़ी सी बंद गोभी जाएगी, और इसमें चुटकी भर काली मिर्च और चुटकी नमक जाएगा। इसको अपने वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करना है। देन हम इसे केचप और मायोनीज़ में ऐड करेंगे और एक मज़ेदार किस्म की बर्गर सॉस बन जाएगी। सही मदिया, आपकी ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो है वो तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी आपसे फ़ाकरा, आपने बात की है कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में ये होने चाहिए। सेफ़ गार्डिंग पे आप बात करना चाह रही थी कि सेफ़ गार्डिंग जो है आजकल जो ऑन गोइंग केसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जो है उस पर जो है अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, किस एज से हमें बात करनी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों के साथ, और फिर उनके साथ हमें जो है स्टेप बाय स्टेप उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो हमसे हर बात शेयर कर सकें। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही हमारा बच्चा बोलने लगता है, देखिए उसको उसकी सारी सेंसेस, उसको खाने का टेस्ट पता चलता है, वो बताते हैं ना मैं क्या पसंद है क्या नहीं, हर चीज़ फील करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उनको बॉडी पार्ट्स का बताते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, साथ साथ हमने सारे बॉडी पार्ट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उन्हें साथ ये भी बताना है कि किस चीज़ को अल्लाह ताला ने, जैसे हमने मकसद नोज़ का बताते हैं ना कि नोज़ अल्लाह ताला ने स्मेल करने के लिए बनाई है, टंग जो है अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए बनाई है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत साइंटिफिक और बहुत नेचुरल चीज़ों को भी ना हमने शर्मो हया के सांचे में ढाल के उनको डिब्बे में बंद करके रख दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातों को। जबकि वो अगर बेटा है या बेटी है, शुरू से उसको एजुकेट करें, दे आर जस्ट नॉर्मल बॉडी पार्ट्स, उनकी रीजनिंग बताएं कि वाई वी नीड टू हाइड देम, और उसको गुड टच बैड टच का पता हो तो डेफिनेटली। और फिर अपने बच्चों के साथ ओपन डिस्कशंस उनकी चाइल्डहुड से रखें, उनके साथ हमेशा उनके एक्सप्रेशंस देखें। मतलब मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि जैसे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, आपको पता, अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। इसकी फिक्र करें, इस बारे में सोचें कि वाई ही और शी इज़ टू मच अटैच विद समबडी एल्स सिंस यू आर देयर एज अ पेरेंट। और अगर आपका बच्चा किसी भी बंदे से, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो कोई भी इनसाइड आउटसाइड और इन स्कूल हो सकता है, किसी से डरता है, उसके चेहरे पे आप फेयर देखते हैं, हेजिटेशन देखते हैं, डोंट ignore this sign, please take it very seriously, there is something wrong, just do discuss with your child कि क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ कंफर्टेबल है, वो कहाँ कंफर्टेबल नहीं है। जब आप शुरू से ओपन डिस्कशन करेंगे ना, डजंट मैटर इट्स अ बॉय और गर्ल, तो आपके बच्चा एक कंफर्ट जोन में होगा और आपको हमेशा आपके साथ हर बात शेयर करेगा आपको। और ये रिसेंट जो केसेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, दे आर रियली हार्ट ब्रेकिंग। इनके बारे में मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कैसे हम एज अ पेरेंट भी थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वी नीड टू बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल, डजंट मैटर वी आर प्रोफेशनल, डजंट मैटर वी आर हाउस वाइफ, डजंट मैटर वट एवर वी आर डूइंग, बट आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड, इज़न्ट इट? लाइक हमने अंदरूनी खाना अपनी ख़वातीन को इतने झंझटों में डाल दिया हुआ है। लाइक एक बच्ची अकेली शॉप पे जा क्यों रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे वालिदैन को नज़रसानी करनी चाहिए कि किस तरह बच्चे बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर वो बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनसे बात सुने। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, हमारी गुफ्तगू जारी है। आपके साथ मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक करते हैं आपको। प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है बेहतरीन किरदार पे वालिदैन की, कितना ज़रूरी है वालिदैन का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, उनमें एतमाद देना और एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान, बेहतरीन ख़ानदान को तश्कील देना। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाखरा और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वहीद। आपसे मैं पूछना चाहूँगी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिहाज से कि आजकल कवानीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि लाइसेंस के लिहाज से और जब आप अपने इंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप उनको बताते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा बात की कि ये कवानीन में तब्दीली आई है और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आपने देखा काफ़ी बैकलॉग चल रहा था कोविड टाइम से। लोगों को टेस्ट बुक कराने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन गुड न्यूज़ इस कि अब उन्होंने काफ़ी उस पर कंट्रोल किया है, थर्ड पार्टी ऐप्स को बैन किया है। तो अब कोई भी गुड न्यूज़ ये है कि आप खुद से बुक कर सकते हैं और मिल रहे हैं लोगों को, डेट स्लॉट्स मिलनी शुरू हो गई हैं, जो कि पहले 6-6 महीने वेट करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, इन्होंने टेस्ट में थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं, क्योंकि आपको शायद जान के हैरत हो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे जो होते हैं वो मोटरवेज़ पे नहीं होते, रूरल रोड्स पे, कंट्री रोड्स पे होते हैं। तो उन्होंने कंट्री रोड्स की जो टेस्ट में उसको टाइम को ज़्यादा बढ़ाया है, ताकि यंगस्टर जो हैं वो ड्राइव एक बार कर ले, जब टेस्ट पास कर लेते तो जोश में, जैसे आपने पहले कहा था, वो थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं और दोस्तों में बैठे हैं तो साथ साथ ड्राइव हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने उसकी प्रैक्टिस को ज़्यादा लाजमी करार दिया है, और जो बड़े राउंड अबाउट्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद टेस्ट में जब वो पास हो तो वो इस काबिल हों कि जब वो इंडिपेंडेंटली ड्राइव कर रहे हों तो एक्सीडेंट से कम ज़्यादा अवॉइड करें। लेकिन ये जो यंगस्टर्स हैं ये सुनते कम है, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, ये रोड सेफ्टी के जो है, इसमें कैसे उनके अंदर जो है ये शऊर हम पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बस वो दोस्तों में जब जोश में बैठे होते हैं, वही मैंने अर्ज़ किया ना कि बाद में समटाइम्स भूल जाता है चीज़ें। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बताएं कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइफ। आपने पूरी लाइफ ऐसे ड्राइव करना है, ऐसा नहीं कि बस टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद आप आज़ाद हो गए हैं, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, गलती 9 बार करेंगे आप बच जाएंगे, 10वीं बार हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो आपने अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एक ड्राइवर हैं तो आपके अपने जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनको भी बचाना है, अपने आप को भी, और दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनका, स्पेशली साइकिलिस्ट, आप देखिए साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइकिलिस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो टोटली एक्सपोज्ड हैं। जबकि हम तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी हिट भी हो जाएगी तो आप सेफ हैं, लेकिन साइकिलिस्ट अगर हिट होगा तो ही मेट हैव गॉट अ वेरी बिग इंजरी। तो उसका स्पेशली ख्याल करना है, पेडेस्ट्रियंस का ख्याल करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ के शुरू से सिखाई जाती हैं बच्चों को, यंगस्टर्स को, ड्राइवर्स को, हर किसी को बताया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, सिर्फ राइट्स नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी हेल्पफुल। अच्छा, ये जो थ्योरी टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट के साथ साथ कई लोग जो है लेसन्स लेना शुरू कर देते हैं, क्या ये होना चाहिए कि नहीं, पहले आप सिर्फ थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें और देन उसके बाद आप? बहुत अच्छी चीज़ है, थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, उससे आपको थ्योरी टेस्ट पास करने में भी हेल्प होगी। और क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ साथ चल रहा है, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ भी रहे हैं कि अच्छा ये मैंने सवाल पढ़ा था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग का। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बड़े कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साइंस कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप देखेंगे, आप पढ़ रहे हैं, साथ में आप लेसन ले रहे हैं, आप रोड पे देख रहे हैं, अच्छा ये साइन है, फिर आप पूछेंगे अपने इंस्ट्रक्टर से, डिस्कस होगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको लर्न करने में। और लर्नर जो है वो कितनी देर तक वैलिड रहता है? लर्नर लाइसेंस जो है आपका, उसकी एक्सपायरी नहीं होती अनलेस के, मतलब फ़ोटो आईडी कार्ड जैसे वो पता है कि वो 10 इयर्स उसका होता है, फ़ोटो लाइसेंस जो होता है, चाहे वो प्रोविजनल हो या दूसरा हो, वो मैटर नहीं करता। हाँ, आपका थ्योरी टेस्ट जो आपने पास किया है उसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होती है, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होता है, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन आपको थ्योरी टेस्ट पास करना, मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ा जो है मुश्किल टास्क है। जब भी आप किसी भी टास्क में आप उसको ज़रूर अचीव करें और उस पर ज़रूर मेहनत करें तो तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। फ़ाखरा से मैं पूछना चाहूँगी कि फ़ाखरा जो है, आप माशाल्लाह फैमिली को भी लेकर चल रही हैं, काम को भी लेकर चल रही हैं, बैलेंस कैसे करती हैं और बच्चों को कैसे टाइम देती हैं? ज़रा हमारे पेरेंट्स को बताइए अपनी ये टिप। अच्छा, कुछ भी आप कर रहे हैं ना लाइफ में, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में बैलेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने किस चीज़ को कितना टाइम देना है, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी। मेरे और सुहेल का ये है कि बीइंग टीचर और बीइंग मदर भी, इवन मेरी प्रायोरिटीज़ हमेशा सेट होती हैं कि मैंने क्या चीज़ अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है, क्या चीज़ें, ये काम मैंने करना ही करना है, और एज अ मदर भी इतना जो टाइम है ना, ये मैंने अपने बच्चों को देना ही देना, और इस टाइम में मैंने इनको क्या सिखाना है या हमने क्या लर्न करना है, इनको कितना सुनना है, मतलब ये सब कुछ ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़
آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, ان کی باتیں سنیں گے, آپ کو ان کی کمپنی کا پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا سوچتے ہیں, دین یو کین آن گوئنگ یو کین ورک آن دیئر کریکٹر لیکن بلڈنگ. یہ بھی تو myth ہے نا کہ جب آپ باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو گھر میں جب آپ انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں بھی ٹیچنگ کر رہی ہیں, گھر میں بھی آپ انسٹرکشنز دے رہی ہیں, وہ چیزیں آپ کیسے ایز اے فیملی میں کنٹرول کرتے ہیں؟ سرٹن تھنگس ہیں, جیسے آپ چاہے ٹیچر ہیں یا آپ مدر ہیں, آپ کو کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں, وہ بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر وقت کی انسٹرکشن, ہر وقت سبق پڑھایا بھی نہیں جا سکتا اور ہر وقت سیکھا بھی نہیں جا سکتا. فن ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے کہا, بچوں کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کبھی ان کی پسند کی کوئی مووی دیکھی, کبھی ان کی پسند کی ڈش مل کے بنائی, کبھی مطلب رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ. ہمارا شروع سے یہ روٹین ہے کہ سونے سے پہلے ہم لوگ اپنے ریگولر ایکسپیرینسز ضرور شیئر کرتے ہیں کہ آج کیا اچھا ہوا, کیا اچھا نہیں ہوا, what you learned differently and what you didn't like, اور ہم ان چیزوں کو چینج کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے اسپیشل نیڈز بچوں کے ساتھ کام کیا فاخرہ, اس سے آپ کی پیرنٹنگ, آپ کی والدین کی جو ہے جو ایک وہ تھی, اس پہ فرق پڑا ہے؟ آپ ایز اے پیرنٹ چینج ہوئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. ایک تو اس جاب کے لیے ٹیچنگ ویسے ہی بہت پیشنس کا کام ہے, اور اسپیشلی وین یو آر ورکنگ ود vulnerables اور ود اسپیشل نیڈ چلڈرن, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ آل دا ٹائم. تو پھر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی بھی زیادہ آتی ہے, اور مجھے لگتا ہے میرے اندر یہ سوچنے کا انداز پیدا ہوا ہے کہ یار کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لائک ہم بچوں کو تھنکنگ پروسیس ٹائم نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ فوراً سے میری بات کا جواب دے دے, یا سم ٹائمز بچہ اگر انوائے ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو وہ ضد سمجھ لیتے ہیں, ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے کہ بچے کی کوئی نیڈ ہے جو شاید پوری نہیں ہو رہی. تو ہم نے ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے مدر بھی فوراً اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ویدر ہی اور شی از ہنگری, اس کو کچھ کھانے کو چاہیے, اس کو یا اس کی کوئی ایموشنل نیڈ نہیں پوری ہو رہی, اس کو اپنی ماں باپ کی اویلیبلٹی چاہیے, وہ مس کر رہا ہے کسی چیز کو. تو یہ بینگ پیرنٹ, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی وہ نیڈ پوری کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بچہ کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا. میں نے دیکھا بچے اکثر ماؤں کے کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی دے وانٹ سم تھنگ, بٹ ہم انڈرسٹینڈ کر نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کی اس ٹائم نیڈ کیا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ریسنٹلی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں, اف یو ہیو ٹائم. لائک میں حیدر کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسکول سے پک کرتی ہوں, مطلب ہم سب کی ڈفرینٹ ڈیز میں ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں. میری ایک فرینڈ بھی ڈاکٹر ہے, ہم اس دن اکٹھے اسکول سے پک کیا تو ہم بہت عرصے بعد ملی تو ہم باتیں کرنا شروع ہو گئیں. اسکول کے ساتھ ہی پارک ہے. Heather was totally annoying at that time. He started hitting. He never hit me, but he started hitting and he was crying. He was emotionally disturbed. So I said sorry to her. I didn't took it personally کہ میرا بچہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے, یا اس کو جیسے ہم فوراً سے مارنا شروع ہو جاتے ہیں, شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. But I was silent on my way back. He just realized کہ Mama is not talking to me. When he came back, he came to me in the kitchen and he said, Mama, I'm really sorry I was being rude with you. Even on the way, he just told me, Mama, I hate your friend. And I was like quiet at that time. So he said, Mama, I didn't hate her, because I told her that hate is a very strong word, Heather, we can't use this word. So basically ہوا یہ تھا کہ because I was talking to her, I was not giving attention to my own child, so he became upset. Then he realized it later and he said sorry. Then I said sorry to him as well, that sorry I ignored you. But then ہم نے وہی تھوڑے manners discuss ہو گئے کہ next time whenever you want to talk to me, you can tell me. If you are emotionally disturbed, if you didn't like anything, you can tell me there and then. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, اور یہی کمیونیکیشن جو ہے آپ کے ریلیشن کو جو ہے وہ اسٹرانگ بناتا ہے. مدیحہ سے میں پوچھنا چاہوں گی, مدیحہ آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچے؟ جی, کیونکہ برگرز ہوں اور بچوں کے لیے فرائز نہ ہو وہ بھی ناممکن ہے, تو میں تھوڑے سے فرائز جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوں. پلیٹر ریڈی کیا ہے. سوس میں نے آپ کو بتایا تھا کیچپ اور مایونیز میں جو میں نے سافٹ کی ہیں ویجیٹیبلز وہ ایڈ کی ہیں, تاکہ بچوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ شملہ مرچ کھا رہے ہیں, وہ بند گوبھی کھا رہے ہیں, اور سوس میں ہی مکس ہو جائے گا اور وہ مزے سے کھا لیں گے. ویجیٹیبلز بھی ان کے لیے بہت ضروری ہیں. اور چیز ایڈ کی ہے میں نے اس میں, اور اوریگینو اسپرنکل کر دی. اب جیسے جیسے چیز جو ہے میلٹ ہوگی وہ چکن کو اکٹھا کر دے گی. پھر ہم برگر پیٹیز لیں گے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ کہ اس کو کیسے میں پریپیئر کر رہی ہوں.
ज़बरदस्त मदीहा, आपकी इन रेसिपीज़ से हम तो डाइटिंग नहीं करने वाले, हम तो यही रेसिपीज़ जो है वो ट्राई भी करेंगे और जो इंजॉय भी करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ कि जब ड्राइविंग आप स्टार्ट करते हैं एक दिमाग में बड़ा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे होंगे, बहुत खौफ होता है, आप उनके माइंड को कैसे पढ़ते हैं और कैसे जो है फर्स्ट लेवल पे उनमें जो है वो आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? बहुत अच्छी आपने पॉइंट किया, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ स्टूडेंट्स जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको लग रहा होता है कि शायद मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कभी सबको देखा होता है ड्राइव करते हुए, खुद से नहीं किया होता। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो अगर आपका इंस्ट्रक्टर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं कहूँगा कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो आपको इंश्योर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, छोटे स्टेप से शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरू से जब आप शुरू करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो डेफिनेटली आप फिर आगे तकरीबन कितने लेसन्स के बाद आप कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हैं? देखिए, ऑटोमेटिक तो बहुत आसान है। नॉर्मली 10 से 15 लेसन जो कि 2 घंटे के होते हैं, लाइक 20, डीवीएस से रिकमेंड करता है 40 आवर्स मिनिमम ट्रेनिंग, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आपने इंस्ट्रक्टर के साथ करनी है। आपने किसी फैमिली मेम्बर जिनका लाइसेंस 3 साल से ज़्यादा पुराना है, आप उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यस, नॉर्मली हमने ये देखा है कि 20 आवर्स में आप इतना सीख जाते हैं कि आप पास कर सकें। लेकिन अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनके साथ कंट्री रोड्स के, मोटरवेज़ के लेसन ज़रूर लें, चाहे आप पास कर चुके हैं या नहीं कर चुके, क्योंकि कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, तो फिर आप परेशानी हो सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो क्या वजह है, वो किस चीज़ का प्रेशर है, इम्पोर्टेंट उस पर आप कैसे काम करते हैं, ये बताइए। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि रूल्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक तो ये रीज़न होती है, दूसरा ये होता है कि ये वाहिद टेस्ट है जो कि एक सेट पैटर्न पे नहीं है। जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, आपने जो पढ़ा था सारा साल, आपसे उसी का टेस्ट हो रहा है। आपकी सिचुएशन हर सेकंड में चेंज हो रही है। एक ही राउंड वर्ड आपने 10 टाइम्स प्रैक्टिस किया, हर दफ़ा सिचुएशन डिफरेंट होगी और आपके टेस्ट पे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपको नहीं पता कहाँ से कौन सी गाड़ी कब आ जाएगी, कौन सा पेडेस्ट्रियन अचानक आपके आगे जंप कर लेगा। तो ये एक, और दूसरा है कि आप इंडिविजुअली एग्जामिन हो रहे होते हैं, आपका एग्जामिनर बिल्कुल आपके साथ बैठा है, तो ये बहुत नेचुरल है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, ये है, ऐसा होता है। बट अगर आप बस ये सोच लें कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल ड्राइव, आई एम नॉट सिटिंग विद एन एग्जामिनर, आई एम जस्ट सिटिंग विद माई इंस्ट्रक्टर, तो आई थिंक इट helps a lot. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमसे? जी, मेरी एक स्टूडेंट थी, तो वो साइंस भूल रही थी बार बार, उन्हें भूल जाती थी अचानक ना, शी यूज्ड टू बी लॉस्ट। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप, हम एक टर्म यूज़ करते हैं लाइव कमेंट्री, तो मैंने कहा कि आप बोलना शुरू कर दे, जो आप देख रही हैं, जो साइन देख रही हैं, जो बस देख रही हैं, कोई भी रोड पे कुछ भी हो रहा है ना, आप उसको बोलें। तो उसने जब बोलना शुरू किया तो उसने रिएक्ट भी करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, ये साइन है तो मैं अपनी स्पीड रिड्यूस करूँगी, और अगर कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो मुझे स्लो डाउन करना है। तो इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर हर, और उसने आराम से टेस्ट भी पास कर लिया। उसने कहा मैंने यही काम टेस्ट में किया, और एग्जामिनर्स डोंट माइंड, अगर आप लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, दे डोंट माइंड, उन्हें पता है कि आप अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं, तो दे अलाउ दैट। सही। अच्छा, कुछ कवानीन बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, और बड़े, आप क्या समझते हैं कि कुछ जो कवानीन है वो रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर फ्यूचर में, जैसे अक्टूबर में हर ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़रूर होना चाहिए रोड सेफ्टी में? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जी, जितने हमें फील होता है समटाइम्स कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं ना, जैसे मिरर चेक्स पे आजकल बहुत स्टूडेंट फेल होते हैं कि मुड़ते हुए उन्होंने ये अपना मिरर चेक नहीं किया या ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं किया, तो बज़ाहिर लगता है कि क्या ज़रूरत है, मैंने देख तो लिया था। लेकिन आजकल देखिए इलेक्ट्रिक साइकिलिस्ट, ना उनका कोई शोर है, ना उनकी कोई लाइट है, दे कम रियली फास्ट, तो जब तक आप बार बार चेक नहीं करेंगे आपको नहीं पता वो आ रहा है। और अगेन एज आई सेड अर्लियर कि वो वल्नरेबल होते हैं, थोड़ी सी हिट उन्हें बहुत बड़ी इंजरी दे सकती है। तो इसलिए जितने रूल्स ये कर रहे हैं, और मैं आई एम रियली हैप्पी विद DVSA's रोल, दे आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग द लॉज, और जिस तरह ये टेस्ट की भी हमने पहले बात की, वो चेंजेस लाए हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। आप देखें रोड्स वही हैं, और ट्रैफिक का जूम जो है वो पिछले कुछ सालों में कितने ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो ज़्यादातर जो लोग अगर टेस्ट देकर आते हैं वो अपना कौन सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं कि यहाँ पर हम ये करते या ये ना करते, तो ऐसे? हाँ जी, जब फेल होते हैं तो बिल्कुल वो उन्हें पता होता है कि उन्होंने गलती कर लिया, और मैं मजाक में ये बात करता हूँ कि जब आपको पता चल जाए ना कि आपने मेजर मिस्टेक कर ली है जी। और अब आप फेल हो गए हैं, तो उस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी ही लाश को घसीट के लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं फेल हो चुका, बट स्टिल यू हैव टू ड्राइव फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स।
یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. وہ بعد میں بتاتے بھی ہیں کہ اس کے بعد مجھے بلکہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس نے تو جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ فیل ہو گئے تو شی آسک دا ایگزامینر کین وی ڈرائیو بیک ہوم بیک ٹو دا ٹیسٹ سینٹر. تو ایسا ہوتا ہے بالکل, کیونکہ اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ جیسے کہا کہ کسی نئی جگہ پہ آپ اپنا کریئر پرسیو کرتے ہیں, انسٹرکٹر بننے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا ہونی چاہیے اگر کوئی ڈرائیونگ انسٹرکٹر بننا چاہ رہا ہے؟ ایکسلنٹ, بالکل. بہت ایک کامن سی میتھ ہے کہ بہت مشکل کام ہے انسٹرکٹر بننا. بہت آسان ہے کیونکہ ٹریننگ, اگین جیسے میں نے کہا کہ ٹریننگ سسٹم اتنے اچھے ہیں یہاں پہ کہ آپ کچھ بھی بننا چاہیں, آپ ٹریننگ پراپر کریں, آپ بن سکتے ہیں. آپ کا ڈرائیونگ لائسنس 3 سال سے پرانا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے پہلا پارٹ 1 اس کو بولتے ہیں, تھیوری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. پھر آپ پریکٹیکل ٹیسٹ آپ کا تھوڑا ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے, وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے, لیکن سیکنڈ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ 40 آورس کی ٹریننگ کرتے ہیں اینڈ یو کین بیکم اے پروویژنل ڈرائیونگ انسٹرکٹر. تو تب سے آپ کی ارننگ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایکسپیرینس بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پارٹ 3 ہوتا ہے جس میں آپ انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور آپ ایگزامن ہو رہے ہیں ایز این انسٹرکٹر. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. میں کہوں گا آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دس پروفیشن. ٹرسٹ می, اس میں سب کچھ ہے, عزت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. اور بس آپ نے رسپانسبلی, آنیسٹی تو ہر کام میں آپ نے کرنی ہے نا, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو بس اس کو آپ رکھیں تو بہت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا اسپیڈ کو کیسے ڈرائیورز کنٹرول کرتے ہیں, انسٹرکٹر کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ پتہ نہیں ڈرائیور ان کے پاس کوئی ہے, کوئی کنٹرول سسٹم ہے جس سے آپ ذرا اس پہ ذرا. جی ہمارے پاس, اور یہ پیس آف مائنڈ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا بریک ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈیول کنٹرولز. تو ہمارے پاس ایکسٹرا بریک ہوتی ہے جب بھی کبھی وہ اوور اسپیڈ ہونے لگے, غلطی سے ان کا پیر ریس پہ آ جائے. ابھی کل ہی میرے ساتھ ہوا ہے, the girl was reversing and she just accelerated instead of, تو میرے پاس بریک تھی, I just press the brake, اور میں, she was very nervous. I said it's okay, کیونکہ میں خود ریلیکس ہوں, مجھے پتا تھا میں نے کنٹرول کر لیا. تو اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہسبینڈ وائف گاڑی سکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, تو لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد بیچارے کے پاس بریک نہیں ہوتی. نہیں صحیح بالکل. You are in school boundaries or in a car, you are safe. If you are learning, you are safe. صحیح. 2 مصروف ماشاءاللہ افراد ہیں. خاندان کو کس طرح لے کر آپ لوگ چلتے ہیں؟ فاخرہ آپ سے میں پہلے یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گی, کس طرح آپ لوگ لے کر خاندان کو چلتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہیں, اور اپنے کلچر اور ثقافت کو جو ہے یہاں پر کیسے زندہ رکھتے ہیں؟ ذمہ داریاں نبھانا شاید سیکھا نہیں, خود ہی ہمارے اندر وہ چیز آ گئی. جیسے جیسے سہیل کی امی بھی ٹیچر تھی, میری امی بھی ٹیچر تھی, ہماری مدرس ورکنگ ویمنس بھی تھیں, بٹ دے مینیج دیئر children, home, house chores, everything perfectly, amazingly. So I have learned a lot of things from my parents, from my grandparents. اور میں پیرنٹس سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو نا بس ہمیشہ اپنے سے جوڑ کے رکھیں, جو ہمارے ماں باپ نے کیا وہی آگے ہم کریں. جب آپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے اور ان کو پیار سے جوڑ کے رکھیں گے نا, وہ اپنا اچھا برا سب آپ کو بتائیں گے, اور بینگ پیرنٹ آپ کو ہی سنبھالنا ہے اور آپ سنبھال لیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کے کلچر اقدار کو سمجھانے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے کلچر میں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم خواتین کو اس کی خوبیوں کو سمیٹنے پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. نیگیٹو باتوں کو نکال کے, ہم ایک گھر میں زیادہ ساری خواتین ہوتی ہیں نا, مرد تو باہر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی لگ پولنگ کے بجائے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ میں اس کو مطلب اس کو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو لے کے آگے بڑھیں. تم یہ کر سکتی ہو, میں یہ کر سکتی ہوں, تم میرے بچوں کو پڑھا دو, میں آج یہ کھانا بنا دوں گی. تم آج مطلب دس از واٹ وی ڈیڈ. میری جٹھانی اور دیورانی کے ساتھ ماشاءاللہ میرے بہت اچھے پازیٹیو تعلقات رہے ہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں بھی رہے ہیں, سیپریٹ بھی رہے ہیں. ہم مل کے ہمیشہ کہ فاخرہ تم یہ اچھا کر لیتی ہو, بھابھی آلویز ٹرسٹ می, تو تم یہ کر لو. اور آئی آلویز اپریشیٹ ہر, وہ بہت سارے کاموں میں مجھ سے بہت بہتر ہیں, تو آپ بھابھی آپ یہ کر لیں گے. اور اس طرح ٹیم ورک اور انکریجمنٹ, اور ہماری بچوں میں بڑے پازیٹیو چینجز آتے ہیں انہیں ہمیشہ مطلب ہیلپ کرنے کی, دوسروں کے ساتھ. جو چیزیں بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے سیکھ سکتے ہیں نا, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ رول پلے کیا میرے گرینڈ پیرنٹس نے. جو میری نانی ماں نے, میری دادی ماں نے, میرے نانا ابو نے جو چیزیں پازیٹیو چیزیں مجھے سکھائی ہیں, وہ شاید ہم اکیلے پیرنٹس نہیں کر سکتے. اچھا جو پارکنگ کے رولز ہیں بڑے مشکل ہیں, کہیں سمجھ بھی نہیں آتے, ان کو ذرا اچھی سی کوئی ٹپ بتا دیں جس سے جو ہے نا ہم پارکنگ کے رول سیکھ جائیں. جی پارکنگ یہ ہے کہ ایک تو ویڈیوز اویلیبل ہیں, وہ دیکھی جا سکتی ہیں. انسٹرکٹرز کو الاؤ ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹس وہ گاڑی میں اپنے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ان کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو کافی ایزی ہو جاتا ہے. مطلب جتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایزی ہو جاتا ہے ود پراپر انسٹرکشن. تو یہ کافی
जब भी हम फर्स्ट टाइम सिखाते हैं और वो जब पार्क कर लेते तो उन्हें खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना आसान था ये मिथ है कि मुश्किल है। इट्स वेरी इजी। अगर आपको कहीं पे लगे कि आपसे वो मैनेज नहीं हो रहा वो रेफरेंस पॉइंट, तो उस रेफरेंस पॉइंट को एक बार याद करके वहाँ कोई मार्क लगा लें अपनी गाड़ी में भी, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जितना मुश्किल लग रहा होता है उतना ही आसान हो जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई है। बिल्कुल, जो लोग ड्राइव करते हैं अपनी रोड सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें, कवानीन को जो है वो ज़रूर फॉलो करें, और चेंजेस जो आते जाते हैं तो उनको उन पे इंस्ट्रक्शंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई आपके लाइसेंस पे फ़र्क पड़ता है उससे? बिल्कुल, हम कंटिन्यूसली हमारा भी स्टैंडर्ड चेक्स हो रहे होते हैं उसके हवाले से कि हम अपडेटेड हैं कि नहीं हैं। जिन इंस्ट्रक्टर्स के स्टूडेंट ज़्यादा फेल होना शुरू हो जाए या डेंजरस मिस्टेक्स करना शुरू हो जाएं, उनके स्टैंडर्ड चेक्स कॉल हो जाते हैं कि तो उन लोगों कहीं को ना भी कहीं टेस्ट देना पड़ता है? जी बिल्कुल, राइट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। तो सही सही, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है कि आपका जो है चेक होता रहे, चेक एंड बैलेंस, और रजिस्टर अपनी कंपनी को करना बिल्कुल वो भी एक ईजी है, बहुत ईजी है। यूके में सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोई भी बिज़नेस करना चाहें इसी तरह स्कूल की तरह, तो बहुत इजी है। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएं, थोड़ी सी फीस है नॉमिनल सी, वो पे करें, अपना बिज़नेस खुद से स्टार्ट करें। और यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बिज़नेस को बहुत इजी किया हुआ है इन्होंने। सही सही। अच्छा, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये दो लोग आजकल सब ऑटोमेटिक सीखना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि नहीं, मैनुअल ड्राइविंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑटोमेटिक? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं कहूँगा कि देखिए, फ्यूचर इज़ ऑटोमेटिक, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हैं, तो वाई स्पेंड मोर मनी एंड टाइम ऑन लर्निंग मैनुअल कार्स। मुझे याद है मैंने 2007 में लाइसेंस पास किया था मैनुअल पे, क्योंकि मेरा भी यही था कि मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए। पहली गाड़ी जब मैंने 2008 में ऑटोमेटिक ली, उसके बाद आई नेवर वेंट बैक टू मैनुअल कार्स। तो जब आपके लिए, और लंदन जैसे सिटी में जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है हर कदम पे आपको क्लच दबा के रखना है, तो व्हाई नॉट यूज़ ऑटोमेटिक कार्स? फ्यूचर इज़ ऑटोमेटिक। तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक वो मेल ईगो टाइप, क्योंकि बॉयज़ अभी भी चाहते हैं कि वो मैनुअल कार सीखें, लेकिन जो ऑटोमेटिक सीख लेते हैं आसान रहते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने भी ऑटोमेटिक ही चलानी है मेरी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि जो दौर है जो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। और मैनुअल भी एक अच्छी चीज़ है, ज़रूर सीखें, आनी चाहिए, लेकिन जब आप ज़्यादातर ऑटोमेटिक पे रहते हैं तो आई थिंक मैनुअल भी भूल जाता है, दोबारा से जो है वो हमें कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मदीहा हैं। मदीहा, आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है रेसिपी, बताइएगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं वो जो एक चीज़ी सी सॉस भी बन गई है मेरी, और वेजिटेबल्स भी हैं, और बच्चे पहचान भी नहीं पाएंगे और शौक शौक से खा लेंगे। आप इनको लंच बॉक्स में दें, कोई टी पार्टी हो उसमें बनाएं और तरीफ़े बटोरें अपने लिए। सही। मदीहा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने रेसिपी बनाई और खिलाती हैं हमें। मदीहा, आप कोई मैसेज देना चाहें आज के प्रोग्राम में? ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन के बारे में ये है कि कॉन्फिडेंस, कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको कभी फेल कर सकता है, तो कभी भी मत समझे कि आप कंप्लीट हैं, और लर्निंग प्रोसेस को अपना साथ साथ जारी रखा करें। सही है मदीहा, मैं उस दिन बड़ा खुश होंगी। मदीहा को भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मदीहा भी बहुत जल्द हमारी जो है इंशाल्लाह ज़रूर लेंगी। और यही है कि आप जिस फील्ड में जाएं, आप जिस फील्ड में हैं, आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी इस फील्ड में दिखाएं, अपना 100% दें, अपना बेहतरीन दें, और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दें कि वो कितनी आसानियाँ और कितने लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा हो जाती हैं। लास्ट मैसेज मैं आपसे भी लेना चाहूँगी, आप पहले दें कि किस तरह से आप जो है हमारे देखने वालों को बताना चाहते हैं कि अगर किसी फील्ड में आए तो कितनी स्ट्रगल के बाद आप ज़रूर जो है पेशेंस के साथ उसको जी, वो शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं मोस्टली वही कोशिश करते हैं माइग्रेट करने की। ज़ाहिरी बात है, हमें अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होता है, अपग्रेड करना होता है। तो बस ये सोच के कि एक फूलों की सेज नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत हर काम में करनी पड़ती है। अगर आपने ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाते हुए ही आगे बढ़ना है तो इसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है, ठीक है। किसी काम में शर्म महसूस ना करें, और हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस ये मेक श्योर करें कि आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। सही। और ये बेहतरीन मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स को समझें कि आप किसी भी फील्ड में, आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आप किसी ज़िंदगी किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। फ़ाखरा, आपसे भी पूछना चाहूँगी। मैं पेरेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि बच्चे को उसके फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से कभी भी जज मत करें, और
नेवर से एनीथिंग नेगेटिव टू दैम। ये उनके कॉन्फिडेंस को टोटली शेक कर देता है एंड उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी स्टडीज़ के साथ साथ उनकी जो इंटरनल अल्लाह ताला ने उनको खूबियाँ दी हैं, आपके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके बच्चे की, उस पे बात ज़रूर करें कि मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितनी लविंग है, बाय हार्ट चीज़ वो कितनी केयरिंग है, या मेरे बेटे में ये चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है। उनकी करैक्टर बिल्डिंग पे काम करें। उन्होंने जो बनना है ट्रस्ट में उनके किस्मत में लिख दिया गया है, उन्होंने बन जाना है। बट अगर आपने अच्छे इंसान बना दिए ना एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, तो आप एक अच्छे माशरे को जन्म देंगी। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्रोडक्टिव गुफ्तगू का, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का। अल्लाह हाफ़िज़।